Hello class 12 students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to cover chapter number 11 of history, that is Mahatma Gandhi and the nationalist movement. इस chapter में we are going to discuss various things related to Mahatma Gandhi. Basically we are going to study the making of Mahatma Gandhi and जो भी events nationalist movement के around revolve करती हैं, those things will be covered in this chapter. जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया हमारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, वेरियस मूवमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ आर नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन आर नेशनलिस्ट मूवमेंट, दैट विल बी डिस्कस्ड। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। बेसिकली महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए थे इन 1893 एंड एज अ लॉयर वो वहाँ पर लगभग 22 सालों के लिए रहे। वहाँ पर रह के उन्होंने अपार्थीड सिस्टम, बेसिकली एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लैक्स को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके कलर के बेसिस पे। उस सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर रह के अपनी आवाज़ उठाई। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है चंद्रन देवनेसन, वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका से ही उनकी महात्मा बनने की शुरुआत हुई है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये सारी चीज़ें की एंड वहीं से उन्होंने नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट की टेक्निक, यानी कि जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं, वो अपनाई। एंड वो चाहते थे कि सभी रिलीजन्स के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पीसफुली, हारमनी के साथ मिलजुल कर आराम से रहें। सिचुएशन इन इंडिया 1915। महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं 1915 में। अब ये वो टाइम था जब इंडिया काफ़ी बदल गया था। इंडिया को वो 1893 में छोड़ के गए थे। अब भाई वैसी सिचुएशन तो थी नहीं, इंडिया काफ़ी बदल चुका था, इंडिया में बहुत चेंजेस आ चुके थे। जैसे कि इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट हो गया था 1905 टू 1907 के बीच। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेजेंस है अमंग मिडिल क्लास वो भी बहुत बढ़ गई थी। यानी कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉडी है वो बहुत डाइवर्स हो गई है। अलग अलग ग्रुप से लोग जो हैं वो आईएनसी के पार्ट बन गए हैं। आईएनसी के अंदर मिडिल क्लास का भी रिप्रेजेंटेशन अब देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब इंडिया के अंदर एक रेडिकल एज देखने को मिल रही थी, यानी कि इंडिया पॉलिटिकल सेंस में अब और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था 1885 में एंड इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ के अंदर। एंड ये वो टाइम भी था जब बहुत सारे लीडर्स एमर्ज हो रहे थे, जैसे कि लाल, बाल एंड पाल। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इस टाइम के। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र एंड पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पॉल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये उस टाइम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी एट BHU। भाई अब देखो, एक पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, जिनका नाम था गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो उन्होंने बोला गांधी जी को कि अगर तुम्हें इंडिया के लोगों के बारे में जानना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, तो तुम्हें जो है पूरे इंडिया में ट्रैवल करना होगा ताकि तुम अपनी आंखों से उनकी दिक्कतों को समझ सको। एक बार की बात है, उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पे बुलाया जाता है इन फरवरी 1916। तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ वो अपनी स्पीच भी देते हैं। तो वो देखते हैं जो भी ऑडियंस वहाँ आई हुई थी उसमें सिर्फ एलीट लोग थे, सिर्फ रिच लोग थे, यानी कि कोई भी लेबरिंग पुअर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो यही चीज़ को देखते हुए वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि भाई नेशनलिज्म सिर्फ एलीट लोगों के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ जो एलीट लोग हैं वही इस देश को आज़ाद नहीं करवा सकते, उसमें लेबरिंग पुअर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी कि इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए सिर्फ रिच लोगों की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को उसका पार्ट बनना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को आज़ाद करवा सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों को याद दिलाया कि जो पेजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन को में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो ज़्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऑडियंस तक में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, तो पूरे देश की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करा अपनी स्पीच में। ऐसा माना जाता है ये पहली बार उन्होंने अपनी स्पीच दी थी पब्लिक में, मतलब अपने डिज़ायर्स रिप्रेजेंट करे थे इंडिया के अंदर कि भाई नेशनलिज्म के अंदर सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सभी जो हैं वो एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे एंड तभी हमारे देश को फ्रीडम मिल पाएगी। गांधीयन आइडियोलॉजी, बेसिकली ये चार चीज़ जो है वो गांधी जी की आइडियोलॉजी का पार्ट थी। पीस, सत्याग्रह, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। इन चार प्रिंसिपल्स के अंदर वो बिलीव करते थे और वो चाहते थे हमारी फ्रीडम के लिए हम इन चार फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से फ्रीडम, बहुत जल्दी फ्रीडम मिल जाएगी।
सत्याग्रह के बारे में समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह। सो एक एनुअल कांग्रेस सेशन हुआ लखनऊ में दिसंबर 1916 में, तो महात्मा गांधी भी वहाँ पर गए थे। सो वहाँ पर महात्मा गांधी से एक पेजेंट मिले जो कि चंपारण बिहार से आए थे। तो उन्होंने बताया कि चंपारण में कितना बुरा सलूक हो रहा है इंडिगो पेजेंट्स के साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो 1917 में इसी चीज़ को याद में रख के महात्मा गांधी जो है एक सत्याग्रह करने के लिए चंपारण बिहार गए। एंड इस सत्याग्रह के थ्रू दो चीज़ों को डिमांड किया गया। सबसे पहले है पेजेंट्स की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उनका टेन्योर जो है वो सिक्योर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ वो जो क्रॉप्स उगाना चाहते हैं उसकी उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ किया गया चंपारण सत्याग्रह के थ्रू। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक। फरवरी 1918 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह अहमदाबाद में भी किया, ताकि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वर्कर्स, उन्हें एक बेटर वर्किंग कंडीशन मिले, साथ ही साथ वो आराम से जो है काम कर पाए अच्छी वेजेस पे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गांधी जी ने। ये सत्याग्रह फार्मर्स के लिए किया गया था। अब क्या हो रहा था भाई, उनकी जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही थी। ठीक है, तो वो टैक्स ना चार्ज करे इस चीज़ की डिमांड हो रही थी। रोलेक्ट एक्ट भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 टू 18 तक हुई थी, इसके बाद जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी। एंड इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सेंसरशिप लगा दी थी। एंड ये सेंसरशिप लगाई गई थी एक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, जिनके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, इसी वजह से इस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। सो ये एक्ट पास करा गया एंड इसी को रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सेंसरशिप है, यानी कि बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के कोई भी चीज़ छप नहीं सकती है। सो इससे बहुत ज़्यादा उन लोगों का जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर कंट्रोल हो गया था। नाउ मूवमेंट अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट। भाई गांधी जी ने कंट्री वाइड एजिटेशन लॉन्च करी अगेंस्ट दिस रोलेक्ट एक्ट। एंड 6 अप्रैल को भी एक हड़ताल कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा। सो इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे इस ब्लैक लॉ के खिलाफ। ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया था बहुत सारे एरियाज़ में। बहुत सारे लोकल कांग्रेसमैन और गांधी जी को इस टाइम पे अरेस्ट भी कर लिया गया था। अब बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है ये चीज़ें होने लग गई थी। अब ये चीज़ क्लाइमैक्स पे आई 13 अप्रैल 1919 की इवेंट के बाद। सो इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे अपनी इन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। इसमें जो उनके ब्रिटिशर ब्रिगेडियर थे, जिनको हम जनरल डायर भी कहते हैं, सो उन्होंने बोला कि भाई इन लोगों को तुम काउंटर करने के लिए जो है ओपन फायर कर दो, उन ट्रूप्स को बोला गया। एंड इसी के वजह से लगभग 400 से भी ज़्यादा लोग जो है मारे गए। एंड इसी चीज़ को जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। सो इस रॉलेक्ट एक्ट से गांधी जी जो है एक नेशनलिस्ट लीडर बन गए, क्योंकि उन्होंने इस एक्ट के थ्रू ही लोगों के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की। सो ये जलियांवाला बाग के बारे में बताया गया है कि 1919 अप्रैल में क्या हुआ, अमृतसर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इस रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। एंड अब जैसे जैसे ओपोजिशन बढ़ रहा था, सो एक इंग्लिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया कि इन लोगों के ऊपर तुम ओपन फायर कर सकते हो, ओपनली शूट कर सकते हैं। एंड इसी चीज़ में 400 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। एंड इसी चीज़ को जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। एंड इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया इंडियंस के द्वारा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने बोला कि इंडिया जो है अपना स्वराज हासिल कर सकता है। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल हासिल कर सकता है 1 साल के अंदर अंदर, अगर तुम नॉन कॉपरेशन को इफ़ेक्टिवली फॉलो करते हो। सो भाई अब कुछ फीचर्स थे इस नॉन कॉपरेशन के, जैसे कि रेलिंक्विश टाइटल्स, यानी कि इंडियंस को जो भी टाइटल्स उन्हें मिले हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हें छोड़ना होगा। दूसरा, इन गवर्नमेंट जॉब से जो तुम्हें ब्रिटिशर्स ने दी है उससे रिज़ाइन करना होगा। अपने बच्चों को गवर्नमेंट एडेड स्कूल से तुम्हें निकालवाना होगा। सभी फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और अपने इंडियन मेड गुड्स को जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा फैलाना होगा, यूज़ करना होगा। एंड ब्रिटिश आर्मी को सर्व नहीं करना। तो अगर ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे गांधी जी के अकॉर्डिंगली, तो हम जो है अपने देश को जो है फ्री करवा सकते हैं, स्वराज हासिल कर सकते हैं। सो इस मूवमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ। सो एक मूवमेंट था, इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। एंड इसे मोहम्मद अली और शौकत अली इन 2 भाइयों ने लीड किया था।
एक तुर्किश सुल्तान थे जिन्हें खलीफा भी कहा जाता है। सो ऐसा माना जाते हैं कि ये जो है स्पिरिचुअल लीडर है सभी मुस्लिम्स के, एंड उनको जो है एक तुर्किश रूलर थे केमल अतातुर्क, उन्होंने जो है हटा दिया। एंड ये केमल अतातुर्क जो है वो ब्रिटिशर्स की सपोर्टर थे, ठीक है। सो इसी को देखते हुए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करा गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्यों हमारे खलीफ को हटाया गया है। एंड उन्होंने चाहा कि ये जो खलीफ है इन्हें वापस से जो है पावर में लाना होगा। एंड ये जो खलीफ है ये सभी मुस्लिम सीक्रेट प्लेसेस को, इन सभी चीज़ों को संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उनको वापस से पावर लाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ सभी मुस्लिम लोगों ने यूनाइट होकर ये मूवमेंट किया था। एंड इस मूवमेंट के थ्रू मुस्लिम्स और हिंदू जो है यूनाइट हो गए थे इंडिया के अंदर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट एनसीएम, एनसीएम का मतलब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो भी हमने 5 फीचर्स देखे थे, प्रिंसिपल्स देखे थे, उन्हें फॉलो करा गया। साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास थी वो स्ट्राइक पे चली गई थी बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ में। लगभग 396 जो है स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में। एंड लगभग 6 लाख वर्कर्स ने काम नहीं किया था। एंड 7 मिलियन वर्क डेज का लॉस हुआ, यानी कि इतने दिनों तक लोगों ने काम नहीं किया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर जो है किताब भी लिखी है लुइस फिशर ने, उसमें गांधी जी के रोल को हाईलाइट किया गया, तो वो आप पढ़ सकते हैं। गांधी जी ने सेल्फ डिसिप्लिन, रिनंसिएशन, सेल्फ डिनाइल, अहिंसा, सत्याग्रह, ये चीज़ें सिखाई है थ्रू दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड इस मूवमेंट का एम था स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इंडियंस, एंड उन्होंने 5 फरवरी 1922 में एक काम कर दिया। क्या कर दिया? वॉयलेंस का एक्ट। कुछ पेजेंट्स थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन जो कि चौरी चौरा यूपी के अंदर है उसमें आग लगा दी, जिससे लगभग 22 पुलिसमैन वर किल्ड। एंड इस मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन था, लेकिन नॉन वायलेंस भी तो था कि भाई हम वायलेंस नहीं करेंगे। गांधी जी वायलेंस के सख्त खिलाफ थे। इस वायलेंस के एक्ट को देखते हुए उन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया, कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे इंडियंस को जो है जेल में डाल दिया गया। आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था मार्च 1922 में, एंड उनके ऊपर भी सेडेशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। अब भाई गांधी जी को ट्रायल के लिए बुलाया गया। वहाँ पर एक जज आए जिनका नाम था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल स्पीच दी। जब उन्होंने गांधी जी को सेंटेंस सुनाया तब उन्होंने एक स्पीच दी। उन्होंने बोला कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम अपने मतलब देश के लिए कर रहे हो, लेकिन तुमने लॉ को जो है वॉलेट किया है, ठीक है। तो उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जज ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी सज़ा कम होगी ना तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो, मतलब ये सारी चीज़ें देखी गांधी जी की क्वालिटीज़ को देखते हुए, लेकिन वो अपनी सरकार के खिलाफ जाके उनकी सज़ा को कम या फिर बंद नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से गांधी जी की क्वालिटीज़ हाईलाइट होती हैं। गांधी एज पीपल्स लीडर, जो टाइम पीरियड था 1915 टू 1947 के बीच का, इसे गांधीयन एज कहा जाता है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ मास मूवमेंट, यानी कि बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट देखने को मिला ड्यू टू गांधी जी। उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो उन्हें लोकल लोगों का, कॉमन लोगों का लीडर बनाती थी। उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी? सिंप्लिसिटी। गांधी जी एक मर्चेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो लॉयर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन फिर भी वो एक कॉमन पर्सन की तरह रहते थे। वो कॉमन लोगों की तरह ड्रेसअप होते थे, वो कॉमन लोगों की भाषा बोलते थे। तो इसी वजह से सभी लोग उन्हें अप्रिशिएट करते थे उनकी इन चीज़ों की वजह से। वो लोगों के बीच रहते थे, वो सिंपल धोती पहनते थे जिसे लॉइन क्लोथ भी कहते हैं। उन्होंने हर एक दिन जो है चरखे पे काम करते हुए बिताया है। हिस्टोरियन शहीद अमीन, उन्होंने गांधी जी की जो इमेज है उसको ट्रेस किया है अमंग द पेजेंट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सोशल रिफॉर्मर, गांधी जी जो है एक सोशल रिफॉर्मर थे, एंड साथ ही साथ वो एक पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू रिमूव सोशल एविल्स, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम हारमनी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। सपोर्टेड बाय रिच एंड पुअर, सभी लोग चाहे वो रिच हैं चाहे पुअर है सभी उन्हें सपोर्ट करते थे। जो उनकी सिंप्लिसिटी थी, जो उनकी स्पीच थी, उससे ना सिर्फ गरीब लोग बल्कि रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और एलीट क्लास भी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को लगता था अगर इंडिया फ्री हो जाएगा तो उन लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा,
ठीक है। सो इसी वजह से वो लोग भी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे एज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। फॉर एग्जांपल जी.डी. बिरला ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करा था ओपनली। बहुत सारे हाईली टैलेंटेड इंडियंस वर अट्रैक्टेड बाय गांधी जीज नॉलेज विजडम क्वालिटीज़। ठीक है, गांधी जीज के रोल के वजह से, इन्फ्लुएंस के वजह से जो है बहुत ज़्यादा गांधीयन नेशनलिज्म देखने को मिला हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड नेशनलिज्म देखने को मिला। बिटवीन 1917 एंड 1922 कुछ ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंडियंस जो हैं उन्होंने अपने आप को गांधी जी से जोड़ के देखा, जैसे कि महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सी राजा गोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत एंड राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे गांधी जी की क्वालिटीज़ से। न्यू पॉलिटिकल सेटअप, प्रजामंडल्स को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि नेशनलिज्म को प्रिंसली स्टेट्स में, यानी कि जहाँ पर किंग्स का, प्रिंसेस का राज है, वहाँ पर भी प्रमोट किया जा सके। कांग्रेस की प्रोविंशियल कमिटीज़ जो है वो लिंग्विस्टिक डिविजन्स के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि दे वर डिवाइडेड बाय द लैंग्वेज रेदर देन द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट की थी। रूमर्स ऑफ गांधीज मिराकुलस पावर्स, अब लोगों के बीच में बहुत सारे रूमर्स भी थे गांधी जी के पावर को लेके। गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए थे रिच और पुअर के बीच में, एंड सभी लोग जो हैं उन्हें जो है गांधी बाबा, महाराज, महात्मा इन नामों से जानते थे। साथ ही साथ बहुत सारे रूमर्स भी थे उनको लेके, उनकी पावर को लेके। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें जो है राजाओं के द्वारा भेजा गया है ताकि वो फार्मर्स की जो ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें एड्रेस करें, एंड वो जो है लोकल ऑफिशियल्स की पावर के ऊपर ओवर रूल भी कर सकते हैं, यानी कि लोकल ऑफिशियल्स को हरा के, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्हें हरा के उन लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा भी माना गया कि गांधी जी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, एंड ये पावर जो है वो इंग्लिश मोनार्क, यानी कि इंग्लिश राजा जो हैं, जो इंडिया के ऊपर ये करवा रहे हैं, ये रूल करवा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा है गांधी जी की पावर। ठीक है, सो ऐसा माना गया था कि उनके आने से ये जो कॉलोनियल रूलर्स हैं, ये सारे ब्रिटिशर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम 1928 टू 1930, साइमन कमीशन। 1927 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया था ताकि इंडिया के कंडीशंस को जो है इंक्वायर किया जा सके, एंड इसके लीडर थे सर जॉन साइमन, जिसकी वजह से इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। बट जो साइमन कमीशन के अंदर जो 7 मेंबर्स थे वो सातों के साथ ब्रिटिशर्स थे। सो वो इंडिया में जब आया 1928 में, तो बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था इस साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। गांधी जी ने जो है पार्टिसिपेट नहीं करा इस मूवमेंट में, लेकिन उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ब्लेस ज़रूर किया था। 1928 में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह बरदोली गुजरात के अंदर ऑर्गेनाइज किया था विद सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर द पेजेंट्स। लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, दिसंबर 1929 में एक एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का लाहौर के अंदर अंडर जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट, एंड ये सेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था क्योंकि जो लीडरशिप थी कांग्रेस की दैट वाज पास टू यंगर जनरेशन। साथ ही साथ इसके अंदर जो है पूर्ण स्वराज की बात करी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, अब बारी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। एंड ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा विद नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड एट डिफरेंट वेन्यूज़। साथ ही साथ जो है स्पिनिंग की जाएगी, सर्विस दी जाएगी अनटचेबल को, एंड हिंदूज़ और मुसलमान जो है वो रीयूनाइट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हमारे इंडिपेंडेंस डे को मार्क करेंगी। ये सारी चीज़ें डिसाइड करी गई थी इस कांग्रेस सेशन के अंदर। अपोजिशन टू साइमन कमीशन, अब ये जो साइमन कमीशन आया था इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था कोलकाता के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, एंड बॉम्बे के अंदर भी साइमन कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था। स्लोगन्स दिए गए थे साइमन गो बैक के, एंड साइमन कमीशन को अपोज किया गया था लखनऊ के अंदर भी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड जी.बी. पंत। इन प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय को पुलिस ने अटैक किया था विद स्टिक्स, एंड इसके वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन को अपोज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। द सॉल्ट मार्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो है इस मार्च को, इस सॉल्ट मार्च को लीड करेंगे। ये जो है सॉल्ट लॉ के खिलाफ था। अब भाई
क्यों किया गया ये सॉल्ट मार्च वो हम देखेंगे। भाई स्टेट की यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ऑटोनॉमी थी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, एंड ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थी, यानी कि लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसकी वजह से नमक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, बहुत बढ़ गए थे। सो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये मार्च स्टार्ट करी थी साबरमती आश्रम से, ओशंस के पास वो जा रहे थे। 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल को गांधी जी जो है दांडी पहुंचते हैं ओशन के पास, बहुत सारे हज़ारों लोगों को अपने साथ लेके, एंड वहाँ पर वो एक मुट्ठी जो है नमक बनाते हैं ताकि इस लॉ को तोड़ा जा सके। जब ये लॉ टूटता है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है अलग अलग एरियाज़ ऑफ इंडिया के अंदर, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। लोगों ने खुद से सोल्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था बहुत सारी जगहों पर। जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक कर दिया था। अब वो जो है जंगलों से वुड्स कलेक्ट करने लग गए थे। फैक्ट्री वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए थे। लॉयर्स ने बॉयकॉट किया था ब्रिटिश कोर्ट्स को, एंड स्टूडेंट्स ने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने से मना कर दिया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टीचर्स ने रन करने से मना कर दिया था। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्ट मार्च। कहाँ से स्टार्ट हुआ सॉल्ट मार्च? साबरमती आश्रम से। क्या डेस्टिनेशन थी? दांडी, गुजरात। कितनी डिस्टेंस करी गई कवर? 240 माइल्स, 10 माइल्स पर डे। ड्यूरेशन 24 दिन। नंबर ऑफ़ पीपल, गांधी जी 78 वॉल्टियर्स के साथ प्लस और भी बहुत सारे कॉमन पीपल थे। स्टार्ट ऑफ सीडीएम, सॉल्ट लॉ को कब तोड़ा गया, कब स्टार्ट हुआ? भाई स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, और कब ख़त्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। अब रिपोर्ट पब्लिश्ड इन टाइम्स मैगजीन ऑफ यूएसए। सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी वॉज रिपोर्टेड इन द अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम। ठीक है, ये एक न्यूज़ मैगजीन थी तो उसमें लिखा गया। पहले गांधी जी को बहुत मॉक किया जाता था कि भाई गांधी जी क्या कर रहे हैं, एंड वो इतने पतले हैं। जब ये स्टार्ट हुआ कि भाई इतने पतले से हैं, कैसे वो इतनी डिस्टेंस को कवर करेंगे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ जो है छपती है तो वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं। वो गांधी जी को एक सेंट, स्टेट्समैन कहते हैं। ठीक है, सो उन लोगों का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है आफ्टर दिस सॉल्ट मार्च। जो ये मॉकिंग हो रही थी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ दिस सॉल्ट मार्च वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एंड गांधी जी एक पॉपुलर फिगर बन जाते हैं इंटरनेशनली भी। सो ये जो रिपोर्ट थी मैगज़ीन के अंदर, सो इसमें बताया गया कि सॉल्ट मार्च जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, एंड जो व्यू था इंटरनेशनल लोगों का वो बदल गया। गांधी जी को सैल्यूट करा गया एज अ सेंट एंड एज अ स्टेट्समैन। सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉल्ट मार्च। भाई सॉल्ट मार्च एक नोटेबल इवेंट है 3 रीज़न के वजह से। वो 3 रीज़न हम देखते हैं। ये जो इवेंट थी इससे महात्मा गांधी जो है उनको वर्ल्ड अटेंशन मिलती है, यानी कि वो इंटरनेशनली पॉपुलर हो जाते हैं। एंड इस मार्च को बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस के द्वारा भी। एंड ये फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिसके अंदर विमेन ने पार्टिसिपेट किया था इन लार्ज नंबर्स। सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी को परसुएड किया कि इस प्रोटेस्ट के अंदर भाई सिर्फ मेन नहीं होंगे, विमेन भी पार्टिसिपेट करेंगी। सो उन्होंने खुद भी पार्टिसिपेट करा इस मार्च में, एंड बाद में उन्हें अरेस्ट भी हुई थी क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लॉ को और लिक्वर लॉज जो होती थे उनको भी तोड़ा था। सो इससे ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि अब उनका जो रूल है वो ख़त्म होने वाला है, वो हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। ठीक है, सो इससे इंडियंस के हाथ में भी कुछ पावर आई। सो इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए ब्रिटिशर्स ने जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी लंदन के अंदर, एंड एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। गांधी इरविन पैक्ट। जनवरी 1931 के अंदर महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। भाई सॉल्ट मार्च की वजह से जेल में डाला गया था, फिर छोड़ दिया गया। सो इसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी वाइसरॉय इरविन के साथ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। सो इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, मतलब ये जो सिविल जो लॉज बनाए गए हैं इन ब्रिटिशर्स के द्वारा, हम इन्हें ओबे नहीं करेंगे। सो इसी चीज़ को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा गया, एंड इसी के पार्ट में जो है सॉल्ट मार्च भी हुआ था। सो इस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा, वो डिसाइड हुआ इन मीटिंग्स के अंदर। और गांधी जी ने डिमांड किया कि ये जो प्रिजनर्स हैं जिन्हें जेल में डाला गया है विदाउट ट्रायल, इन्हें रिलीज़ करना होगा अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दूं। सॉल्ट मैन्युफैक्चर भी अलाउ करना होगा तुम्हें कोस्ट के अलोंग। ठीक है, तो ये सारी डिमांड्स गांधी जी ने रखी। गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट करा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी। फर्स्ट तो भाई अपने आप हो गई थी, लेकिन सेकेंड में गांधी जी को भी इन्वाइट किया गया था।
सो इस पैक्ट को क्रिटिसाइज किया गया था बाय रेडिकल नेशनलिस्ट, जो नहीं चाहते थे भाई ये पैक्ट हो। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई थी नवंबर 1930 में, लेकिन वो बिना किसी फ्रूटफुल डिसीजन के एंड हो गई थी क्योंकि उसमें कोई भी बड़ा इंडियन नेशनलिस्ट लीडर नहीं मौजूद था। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर 1931 में, सो गांधी जी ने उसमें कांग्रेस को रिप्रेजेंट करा था एंड उन्होंने ये क्लेम करा कि ये पार्टी जो है पूरे इंडिया को दिखाती है, लेकिन तीन लोगों ने, तीन ग्रुप्स ने इस क्लेम को जो है रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग ने, प्रिंसेस ने और जो लॉयर थे BR अम्बेडकर, उन्होंने इस क्लेम को अपोज किया कि भाई ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती। सो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर ये इनकॉन्क्लूसिव थी। गांधी जी वापस इंडिया आ गए थे एंड 1932 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर दिया था, वापस से स्टार्ट कर दिया था। सो कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, ये इंक्लूसिव थी। सो गांधी जी इंडिया आए, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया। एक नया वाइस रॉय लॉर्ड विलिंगटन जो है वो आए, ये बहुत अनसिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स द इंडियन लीडर। सो प्राइवेट लेटर में लिखा उन्होंने अपने सिस्टर को, विलिंगटन ने, इट इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इफ़ इट वॉजेंट फॉर गांधी, अगर गांधी नहीं होते तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। मेजर इवेंट्स बिटवीन 1935 एंड 45, 1935 के साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जिसने प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। 1937 में पहली बार इलेक्शंस हुए इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के ऊपर, यानी कि कुछ ही लोगों को जो है वोट करने का राइट था। कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है लेजिस्लेचर के अंदर एंड लगभग 11 प्रोविंसेस से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत जाती है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 होती है। सो इसमें इंडियन लीडर्स ने बोला कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे अगर वो इंडियन इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस हमें देते हैं कि हाँ हम वॉर के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया गया एंड अक्टूबर के अंदर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया। सो प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा सत्याग्रह हुए, कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज करे ताकि ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया जा सके और फ्रीडम को पाया जा सके आफ्टर द वॉर। मार्च 1914 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास करा, ये डिमांड करते हुए, प्लान करते हुए कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए। 1942 में कॉन्टीन्यूस नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा ताकि गांधी जी के साथ वो आके कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, गांधी जी और कांग्रेस के साथ। क्रिप्स मिशन बोला जाता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करवा लो गांधी जी के साथ बातचीत करके, इसी चीज़ को क्रिप्स मिशन कहा जाता है क्योंकि इसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लीडर्स के नाम के ऊपर ही इन मूवमेंट्स वगैरह का, मिशंस वगैरह का नाम रखा गया है। ये भी फेल हो गया क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि हाँ तुम्हें हमें इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, मतलब ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिसकी वजह से कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, सो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन लेड टू द एमरजेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे लॉन्च किया गया 9 अगस्त 1942 को बाय महात्मा गांधी एंड ये थर्ड मेजर मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कौन कौन से मूवमेंट्स इससे पहले मैंने बताए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो मिडनाइट ऑफ 8 अगस्त ऑपरेशन जीरो आर, गांधी जी एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड एंड जेल्ड। ठीक है, तो 8 अगस्त को ये ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया जिसके तहत बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये जो है किसी भी और मूवमेंट्स की तरह फैला। सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण ने बाद में इसे लीड किया। उन्होंने बहुत सारी स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करी, बहुत सारे एक्ट्स ऑर्गेनाइज करे थे ऑल ओवर द कंट्री, ब्रिटिशर्स वगैरह ने, ताकि इस मूवमेंट को काउंटर किया जा सके। लेकिन ये एक मास मूवमेंट बन चुका था, बहुत सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, ऑर्डिनरी इंडियंस ने, सभी ने जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। सभी चाहते थे कि फ्रीडम आए इंडिया के अंदर। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स प्रोक्लेम कर ली गई थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे कि सतारा में महाराष्ट्र में, बलिया यूपी के अंदर, मेदिनीपुर बंगाल के अंदर। ठीक है, तो अब सब चाहते थे कि भाई अब इंडिया को फाइनली आज़ादी मिल जाए। 1943 में कुछ यंगर लीडर्स, जैसे कि सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट, जिसे प्रति सरकार कहते हैं, एक छोटी सरकार बना ली थी। ठीक है, विद वॉलंटियर कॉप्स, यानी कि उनके सेबदल जिन्हें कहते हैं वॉलंटियर कॉप्स, वो भी थे उनके साथ। कुछ छोटे मोटे पुलिस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करी थी। विलेज यूनिट्स जिसे तूफान दल्स कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो जो है अपने खुद के कोर्ट चलाते थे, खुद का कंस्ट्रक्टिव वर्क करवाते थे। मतलब
अब जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये चीज़ें भी चल रही हैं, साथ ही साथ कुछ लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट भी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि इन रीजन्स में हुआ। नाउ मेजर गांधीयन मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चंपारण मूवमेंट 1917 में, खेड़ा मूवमेंट 1918 में, इसे सत्याग्रह बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खिलाफत मूवमेंट 1919 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो ताकि ये सारी डेट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ईयर्स। मेजर डेवलपमेंटल इवेंट्स इन द ईयर 1945 एंड 47। 1945 के अंदर लेबर गवर्नमेंट की सरकार आई ब्रिटेन के अंदर, एंड ये चाहती थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए। इंडिया के अंदर वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। 1946 के अर्ली फेज में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर कांग्रेस ने सभी जनरल और मुस्लिम लीग ने सभी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की। कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था समर ऑफ 1946 में, एंड इसके वजह से कोई भी कंसेंसस नहीं हुआ कांग्रेस और लीग के बीच में। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड करी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी ऑन 6 अगस्त 1946। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लडी रियॉट्स हुए इन द मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब बेसिकली ये चाल थी ब्रिटिशर्स की हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दंगे करवाने की, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को ख़त्म करने की, जिसके वजह से पार्टीशन हुआ। फाइनली फरवरी 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वाइसरॉय बने, एंड वो भी कुछ हल नहीं निकाल पाए इन सब चीज़ों का, एंड उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो फ्री हो जाएगा, लेकिन इट वुड बी डिवाइडेड, वो बट जाएगा दो हिस्सों में। अब पावर का फॉर्मल ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, ऑफिशियली पावर ट्रांसफ़र हो गई थी 15 अगस्त 1947 को। इस टाइम पे डिवीज़न तो हो गया, दो उसमें बट गए, लेकिन पावर ज़रूर मिल गई, ठीक है, पावर के चक्कर में डिवीज़न हो गया। द लास्ट हेरोइक डेज, भाई गांधी जी जो है उन्होंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन जो भी दिल्ली में हो रही है 15 अगस्त को, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि बेशक देश आज़ाद हो गया है, लेकिन उनका मेन एम था हारमनी बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। सो वो एम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मुस्लिम्स को एक दूसरा देश मिल गया है, पाकिस्तान, सो जिसकी वजह से वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए दिल्ली के अंदर। वो कलकत्ता में थे, एंड उन्होंने कोई भी एक्टिविटीज़ को जो है अटेंड नहीं किया, उन्होंने फ्लैग होस्ट नहीं किया कलकत्ता के अंदर। गांधी जी ने इस डे को जो है 24 घंटों का फास्ट करा। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को जो है शॉट कर दिया गया बाय नथुराम गोडसे, हु हैड डिनाउंस्ड गांधी जी एज एन अपीजर्स ऑफ मुस्लिम। वो कहते थे कि गांधी जी तो मुस्लिम्स के अपीज़र है, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर ही उनका फोकस है और वो कुछ नहीं चाहते। गांधी जी की डेथ की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हुई, यानी कि लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट्स देखने को मिले, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन इंडिया। मतलब जो पॉलिटिक्स में बहुत लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और भी लोग थे, उन्होंने उन्हें ट्रिब्यूट दिया, एंड उन्हें बहुत सारी अप्रिशिएशन बाहर से भी मिली, जैसे कि इंटरनेशनल फिगर जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी उन्हें जो है ट्रिब्यूट दिया। टाइम मैगजीन, जिसमें उन्हें उनकी फ़िज़िकल साइज़ की वजह से मॉक किया जाता था कि भाई ये इतने दुबले पतले हैं, कैसे ये इस मार्च को कंप्लीट करेंगे। सो आज उस टाइम मैगजीन में उनकी डेथ के बाद जो है उन्हें अब्राहम लिंकन से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। सो मैनी ऑफ़ यू नो अबाउट अब्राहम लिंकन, जिन्हें नहीं पता है तो यू शुड नो, तो उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। So basically this is going to be the last topic of your chapter, know about गांधी जी through different sources। So गांधी जी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। So गांधी जी के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चला, राइटिंग्स, स्पीचेस महात्मा गांधी जी की। सो ये कुछ रिच सोर्स है उनके बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, जो उनके साथी थे, जैसे कि उनके एसोसिएट थे, उनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज थे, इनसे हमें बहुत पता चलता है। उनके राइटिंग से हमें बहुत कुछ पता चलता है। स्पीचेस से बेसिकली हम एक पर्सन की पब्लिक वॉइस के बारे में पता चलता है कि वो पब्लिक में रह के लोगों को क्या बताना चाह रहा था, जबकि प्राइवेट लेटर्स से हमें उनके प्राइवेट थाट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। बायोग्राफी से बेसिकली एक पर्सन के पास्ट के बारे में पता चलता है।
है, जिसके अंदर उसकी बिल्कुल डिटेल में लिखी होती है हर एक बात। बेसिकली ये अकाउंट्स रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं, ये मेमोरी से लिखे जाते हैं, जो जो एक पर्सन को याद था वो लिख दिया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। कॉलोनियल रूलर्स जो हैं वो रिकॉर्ड रखते थे हर एक चीज़ का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, एज क्रिटिकल सोर्स इन्हें भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सोर्सेज है जिनसे हमें आपके इस चैप्टर के बारे में पता चलता है, हर एक चैप्टर की हर एक बात के बारे में पता चलता है। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अच्छे से चैप्टर मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, सो दैट यू नीड टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कैसी लगी वीडियो? बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।